नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और पढ़ाई भी बहुत तेज़ी से कर रहे होंगे, क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं बीपीएससी का, बिहार एसआई मेंस का और इन्फोर्समेंट पीटी वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने तैयारी को नया आयाम दीजिए और साथ में अध्ययन इंफोटेनमेंट की मदद लेना न भूलें, क्योंकि हम लोग अब फिर से ला रहे हैं साइंस सीरीज। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जल्द ही साइंस सीरीज भी मैं शुरू करने वाला हूं, तो आज से हम लोग अपना साइंस सीरीज शुरू करने वाले हैं। लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने भाई से जो बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहा है। उसने नीट की भी तैयारी की हुई है और इसलिए बायोलॉजी उसका मुझसे तो अच्छा होगा ही, ठीक है। वैसे भी बायोलॉजी मेरा बचपन से ही कमज़ोर है, तो मेरा भाई जो है आप लोगों के लिए बायोलॉजी का कोर्स लाया है। क्योंकि उसने बहुत डीप में पढ़ाई की है, तो थोड़ा सा जो है वह आप लोगों को डीप ले जाएगा बायोलॉजी में। और मैंने उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग भी दे दिया है कि ज़्यादा डीप में नहीं जाना है और जितना परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है केवल वही पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। लेकिन वह पहला वीडियो है उसका, तो यदि कुछ इधर उधर हो जाता है तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर कोई कमी आपको लोगों को लगती है उसके पढ़ाने के तरीके में या उसमें, तो आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं अपना छोटा भाई समझते हुए, ठीक है। तो आइए इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं आपको देव प्रियदर्शी से, जो कि मेरा छोटा भाई है। तो यही जो है देव प्रियदर्शी, यही आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला है बायोलॉजी का, ठीक है। और इसको भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आप लोगों ने मुझे दिया है, ठीक है। और अब मैं चलता हूं और देव प्रियदर्शी आप लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर वीडियो शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव प्रियदर्शी है और आज अध्ययन इंफोटेनमेंट चैनल पे हम आज साइंस सीरीज एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसपे हम 3 सब्जेक्ट्स मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को डील करेंगे। इस सीरीज में हम मेनली उन्हीं पॉइंट पे फोकस करेंगे जिससे आज तक क्वेश्चंस आए हैं, आ रहे हैं और आने की संभावना है। क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करना है इसमें, हमें बस उतना ही पढ़ना है जिससे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो। हम क्वेश्चन ओरिएंटेड मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे। उसी के बारे में आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, साइंस सीरीज। और आज इस साइंस सीरीज में जो फर्स्ट लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं उस लेक्चर का नाम है सेल, यानी कि कोशिकाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर साइंस सीरीज में। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रो मैं आपको दूं। सेल के बारे में हम सब जानते हैं। अगर हम एक शरीर को, एक ऑर्गेनिज्म को एक घर माने, तो घर को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज क्या है, वो है एक ईंट। उसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक है वो है सेल। इसलिए जब सेल का बेसिक डिफिनीशन आया किसी भी स्टैंडर्ड बुक में, वो आया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि सारी चीजें आपको नोट्स में अच्छे तरीके से अवेलेबल होंगी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह डिफिनेशन अपने आप में सेल को पूरी तरीके से डिफाइन करता है कि कोशिका किसी भी जीवन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यह क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट है। मैं बाद में अब एक बार फिर रिपीट कर दूं कि सारी चीजें हम क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स ही पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। कुछ चीजें जो सेल के बारे में जाननी जरूरी है, डिटेल में मैंने नोट्स में अवेलेबल कराया है। बेसिक चीजें कि सेल सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। सेल हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि हमारे कोई भी आदमी कोई भी काम करता है, अगर मैं बोल रहा हूं, हम खाना खा रहे हैं, वो पच रहा है, अगर कोई एनर्जी बन रही है हमारे शरीर में, हम चल रहे हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो सारी चीजें सेल ही बना करके देता है। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन को एक बार हम समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसे आता है सेल का? अगर सेल है, उसके ग्रुप्स ऑफ सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यूज
मिलकर के ऑर्गेन का निर्माण करते हैं, ऑर्गेन के ग्रुप मिलकर के ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और ऑर्गेन सिस्टम अपने आप में कोरिलेट करके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। अगर हम समझें तो कोशिका मिलकर के एक उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक एक अंग का निर्माण करता है, अंग तंत्र का निर्माण करता है, और अंग तंत्र आपस में कोरिलेट करके एक जीवन या जीव का निर्माण करती है। तो बेसिक डेफिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन को हमने समझा। अब हम कुछ इसके बेसिक थ्योरीज को समझेंगे कि इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री, इतिहास में हम जाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स हैं जो इतिहास में इंपॉर्टेंट हैं। 2-3 साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की, कहां से डिस्कवर हुआ, कैसे उन चीजों को हम सामने रखते हैं। तो फर्स्टली हिस्ट्री पे हम जा रहे हैं। इतिहास, हिस्ट्री के बारे में, किसी भी चीज की हिस्ट्री क्या होती है कि वो कहां से शुरू हुआ, कैसे उसकी शुरुआत हुई, दिस थिंग्स आर कॉल्ड द हिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम मेनली हाईलाइट करेंगे कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की। सेल की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट, एक साइंटिस्ट का नाम यहां पर आता है, दैट इज रॉबर्ट हुक। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख दूं, ये नाम एकदम याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम्स में और कई सारे एग्जाम में आया है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट मार्क्स देकर के जाएगा, दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड अ सेल। बट मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, ये जीवित कोशिका को नहीं, यानी कि लिविंग सेल को नहीं, ये इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था। तो जो पहला रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक सेल को डिस्कवर किया, और वो लिविंग नहीं, नॉन लिविंग सेल था, लेकिन सबसे पहले सेल को उन्होंने डिस्कवर किया। दूसरा नाम जो आता है वो आता है एंटोन वैन ल्यूवेन हुक का नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, मैं दूसरा इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर दे रहा हूं। फर्स्ट, एंटोन वैन ल्यूवेन हुक, इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। और तीसरा पॉइंट जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं तीनों में स्टार मार्क्स लगाया है, तीसरा नाम आता है रॉबर्ट हुक, तो हो गया है ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे। बट सबसे पहले 3 साइंटिस्ट का नाम मैं एक बार और रिपीट कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साइंटिस्ट और समझिए 3 क्वेश्चंस हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल्स किसने की? रॉबर्ट हुक ने। एंटोन वैन ल्यूवेन हुक ने पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। और तीसरा रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ये 3 साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको हम डील कर लिए। हमने हिस्ट्री में यही 3 पॉइंट्स हैं जो अक्सर रिपीटेड पूछे जाते हैं या पूछे जाते रहेंगे। हमको इसमें ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये 3 पॉइंट्स हम निकाल करके लाते हैं उसमें। चलिए, इसके बाद हम जब देखते हैं तो उसके बाद हम सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी क्या होता है? थ्योरी होता है कि अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी चीज करने जा रहे हैं, कि अगर हम किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट किए, उससे हमने ऑब्जर्व किया, उससे एक थ्योरी बनाई जाती है। तो सेल के पीछे थ्योरी में भी 3 साइंटिस्ट, हिस्ट्री में 3 साइंटिस्ट के नाम आए, यहां पे भी 3 साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं। सबसे पहला नाम है सेल्डन।
Swan, and third Rudolf Virchow. शेल्डन, स्वान और रुडोल्फ वर्चो, तीन साइंटिस्ट के नाम मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तीन साइंटिस्ट के नाम हिस्ट्री में और तीन साइंटिस्ट के नाम सेल थ्योरी में। अब ये एक बॉटनिस्ट थे और ये थे एक जूलॉजिस्ट। तो सबसे पहले सेल थ्योरी इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। तो ये क्वेश्चन अगर पूछता है कि किसने सेल थ्योरी दिया, तो शेल्डन एंड स्वान का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कंप्लीट इन्होंने किया। शेल्डन एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट्स पे डिस्कवरी, प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए, और स्वान एक जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने एनिमल्स पे किया। अब और रुडोल्फ वर्चो ने लास्ट में एक थ्योरी दी जिस पे हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले सेल थ्योरी के तीन मेन पॉइंट्स हैं, 3 में हम डील कर रहे हैं अभी। तो इसके तीन मेन पॉइंट्स जो मैं यहां पे आपको कह रहा हूं कि मैंने पहले लाइन में ही कहा था आपको जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। दूसरा, सेल वॉल स्पेशली प्लांट सेल की ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होती है। और तीसरा, न्यू सेल्स, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, आपने नाम यहां पे देख लिए शेल्डन एंड स्वान की, प्लांट और एनिमल भी यहां पे रिमूव कर रहा हूं। न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल के आता है। तो पहला चीज आया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के ही बने हुए होते हैं। दूसरा, सेल थ्योरी में जो ऑब्जर्वेशन आया कि प्लांट सेल में ही सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल पाया जाता है। ये एक बार मैं रेड मार्क कर दूं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा गया है कि सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल किस कोशिका या किसकी कोशिकाओं का एक उसका चरित्र है या उसका कैरेक्टर है। तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा, नए सेल का निर्माण पुराने सेल से ही होता है। यह स्टेटमेंट दिया था रुडोल्फ वर्चो ने। तो शेल्डन, स्वान, रुडोल्फ वर्चो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और न्यू सेल पुराने यानी प्री एग्जिस्टिंग, पहले से एग्जिस्ट करने वाले कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहां पे हमने सेल थ्योरी देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहां पे डील किए हैं, और हर पॉइंट एक ना एक क्वेश्चन कभी ना कभी या तो आया है या आने की संभावना है। तो अब हमने यहां पे इंट्रोडक्शन देखा, हिस्ट्री देखा और सेल थ्योरी देखा। अब यहां से हम शुरू करने वाले हैं सेल के मेन कैरेक्टर्स। सेल वॉल के बारे में हमने यहां पे थोड़ा जाना। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, यहां पर मैं दो सेल्स बना रहा हूं डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो अलग अलग शेप्स दिए हैं, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। अब मैं रेड के ऊपर नहीं बना रहा हूं, रेड को खत्म नहीं कर रहा हूं, रेड के ऊपर एक और लेयर बना रहा हूं, इसमें नहीं बना रहा हूं। ये एनिमल सेल है। यहां पर सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल पहला लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है। मैंने पहले ही कहा, सेल थ्योरी में बात हुई, प्लांट सेल में ही सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल पाया जाता है। उसके बाद जो ये लेयर है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल वॉल के भीतर पाया जाता है प्लांट सेल में। और जो फर्स्ट लेयर होता है एनिमल सेल का, वही सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें सेल वॉल होता ही नहीं है। तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया। इस डायग्राम को दिमाग में रखिए,
याद आ जाएगा। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद आएगा कि ये डायग्राम था। डायग्राम से मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं, डायग्राम से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन डायग्राम जो है याद करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखा जाए। इससे पहले कि हम सेल को डिटेल में समझें, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कई बार पूछे गए हैं, इसके शेप के बारे में। शेप एंड साइज। मैं बहुत एकदम फटाक से इसको खत्म कर रहा हूं। शेप, सेल्स और ऑफ डिफरेंट शेप, किसी भी शेप में हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस ऑर्गेनिज्म का हम सेल ले रहे हैं। प्लांट का अलग शेप होगा, एनिमल का अलग होगा, अगर एल्गी है तो उसका अलग शेप हो सकता है, अगर हमारे बॉडी में ही अगर रेड ब्लड सेल है तो उसका अलग शेप है, अगर व्हाइट ब्लड सेल है तो उसका अलग शेप है। तो शेप जो है ये डिफर करता है। साइज में दो क्वेश्चन प्रोमिनेंटली पूछे गए हैं। साइज के लेंथ ब्रेथ आपसे नहीं पूछता है, मेनली आपसे दो क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंटली पूछे गए हैं। और अक्सर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, कौन ऊंचा है, कौन सबसे छोटा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी क्यों अछूता रहेगा। इसने भी पूछा है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है और लार्जेस्ट सेल कौन सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आप ध्यान में रखिए। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। इसका एक अलग नाम है PPLO, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका एक पॉइंट मैं यहीं पे डील कर दूं आपको कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है। विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइवल इज पॉसिबल। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं भी है तभी माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा या PPLO, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर सकता है। और लार्जेस्ट तो हमने तो बचपन से पढ़ा है, शुतुरमुर्ग का अंडा यानी कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल, लिविंग सेल। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, याद रखने की जरूरत है। स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा और लार्जेस्ट शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, अब इसके बाद हम ओवरव्यू में चलते हैं और ओवरव्यू में आपको लिख के नहीं, आप फिर से वही एक तरह से रिवाइज कर लूं। ओवरव्यू में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए होते हैं। सेल्स में हमारी जेनेटिक मटेरियल से लेकर के हमारे सारे फंक्शंस सेल में ही किए जाते हैं। सेल कैसा होता है, सेल का अलग अलग शेप हो सकता है। सेल में एक बाहरी लेयर होता है, अगर प्लांट है तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, और अगर एनिमल है तो उसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होगा। उसके बाद एक प्रोमिनेंट, उसके अंदर छोटे छोटे आइदर मेम्ब्रेन बाउंड कहने का मतलब बाहरी आवरण से घिरा हुआ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि सारे सेल के फंक्शंस को करते हैं। ये उसके हाथ पैर है, समझिए। ठीक है, सेल के अंदर का। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है सेल के अंदर जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को लेकर के मैं यहीं पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर कर दूं। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, कोशिकाओं के क्रियान्वयन यानी कोशिका के काम करने का मुख्य स्थान कौन सा है, उसकी सारी जो क्रियाकलाप है वो कहां पे होती है, तो वो साइटोप्लाज्म में होता है। मेन एरेना फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद एक प्रोमिनेंट सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। हम सब ने सुन रखा है यहां पे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस होता है जो कि सेल को कंट्रोल करता है, उसका डायरेक्टर ऑफ द सेल होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो ओवरव्यू ऑफ द सेल आप समझ रहे हैं, उसमें उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। चलिए
हम अब एक एक करके इसको डील करेंगे कि कैसे एक एक स्ट्रक्चर को शॉर्ट में उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहला चलिए, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में हमने बहुत चर्चा कर ली है, इंट्रोडक्शन में ही ज्यादा नहीं करूंगा। ये किसमें किसमें प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने मोस्टली प्लांट, ऑल प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। एक और फंजाई, फंजाई भी एक किंगडम है जिसमें ईस्ट आता है, या फिर जो ब्रेड मोल्ड होते हैं वो सारी चीजें, गोबर छत्ता जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, वो भी फंजाई में आता है। इसमें भी सेल वॉल होता है। और एक बैक्टीरिया की भी चर्चा होती है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल के बारे में ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है कि आप क्या इसका डिटेल में, सेल वॉल के बस स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो स्ट्रक्चर में अगर हम देख लें तो प्लांट का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, एकदम नोट करके रख लो आप। प्लांट बैक्टीरिया और फंजाई, तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे गए हैं और रेगुलरली इसमें पूछा गया है कि इसके स्ट्रक्चर किसके बने होते हैं। प्लांट सेलुलोज का बना होता है, हेमी सेलुलोज, और पेक्टिन का भी यहां पर चर्चा की गई है कई बार। मेनली यहां पे आपको सेलुलोज ही ऑप्शन में आएगा, सेलुलोज ही अक्सर पूछा गया है, ठीक है। प्लांट में याद रखने की जरूरत है। फंजाई, फंजाई का जो स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का वो काइटिन का बना होता है, काइटिन का। और बैक्टीरिया का जो होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकैन का। ठीक है, सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकैन, ये तीनों। एक इंपॉर्टेंट और एल्गी का, एल्गी का कई बार पूछा है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड पॉलीसेकेराइड, मेनली ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में पूछा है। आउटर लेयर होता है, प्रोटेक्शन में काम आता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी काम आता है, लेकिन फाउंड इसी तीनों में होता है। तीनों के स्ट्रक्चर और तीनों के स्ट्रक्चरल नेम्स भी याद रखने की जरूरत है। चलिए इसके बाद आता है सेकेंड लेयर इन प्लांट, लेकिन फर्स्ट लेयर इन एनिमल। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होता है, ये किस चीज का बना हुआ होता है? तो मेनली बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। अगर हम परसेंटेज देख लें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में प्रोटीन जो होता है वो 52% होता है सेल मेम्ब्रेन में, और लिपिड जो होता है वो 40% होता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को सबसे बढ़िया से डिफाइन हुआ है, एक नाम बस याद रखने की जरूरत है, ज्यादा स्ट्रक्चर में आपको जाने की जरूरत नहीं है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन का। ह्यूमन में प्रोटीन 52%, लिपिड 40%। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज द बेस्ट डिफाइंड, सबसे अच्छे से डिफाइन किया इस मॉडल ने कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है। कैसा होता है मैं ब्रीफ में समझा दूं। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसमें यहां पर हम एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं जिसमें ये लिपिड बाई लेयर का बना होता है। बाई लेयर, एक लेयर, दो लेयर, एक लेयर, दो लेयर, जिसमें हेड बाहर की ओर होता है और टेल अंदर की ओर होता है। बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है, ज्यादा डीप में जानने की जरूरत भी नहीं है। एक और पॉइंट जो बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा है, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। कहने का मतलब कि अगर आपका घर का दरवाजा है, आप सबके लिए खोल देते हो क्या? नहीं ना, कोई पार्टिकुलर सेलेक्टिव लोगों के लिए खोलते हो जो आपके परिचित हैं या जिनसे आपको काम है। तो उसी तरह सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी बाहरी एजेंट के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है कई बार, सेलेक्टिवली परमिएबल, कि आप सेलेक्ट करके ही चीजों को परमिट करते हो अंदर आने के लिए। चलिए, वेरी गुड। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट बात करने वाले हैं वो है आपका सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम सब चर्चा करने वाले हैं। सेल ऑर्गेनेल्स,
सेल ऑर्गेनेल्स को थोड़ा सा ध्यान से एक बार और देखने की जरूरत है, क्योंकि बंच में क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आए हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो कैसे हम इस पर डील करेंगे, एकदम एक एक पॉइंट देखेंगे और क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट देखेंगे। तो पहला जो हम डील करने वाले हैं वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? जो सेल है, मैंने पहले ही कहा, इसमें एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस से लगा हुआ होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब की तरह, ठीक है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ है प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। चलिए, इसमें एक और चीज मैं इसमें डिफाइन कर लूं, थोड़ा सा बता रहा हूं बस, कि अगर इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट हो तो इसको रफ ईआर कहेंगे, और अगर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट हो तो इसको स्मूथ ईआर कहते हैं, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद करने का एकदम तरीका आसान है, आर है यानी कि राइबोसोम प्रेजेंट है, आर नहीं है इसका मतलब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, सिंपल। चलिए अब सेकेंड पॉइंट, राइबोसोम। अब आपके मन में होगा राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल नंबर 2, राइबोसोम जैसे मैंने भी पहले कहा था कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये एक ऐसा एक्सेप्शन है सेल ऑर्गेनेल्स में कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ठीक है। ये सभी प्रकार के सेल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर यही राइबोसोम अगर ईआर में प्रेजेंट था तो उसको रफ इंडोप्लाज्मिक कहते थे, और अगर नहीं प्रेजेंट था तो उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण में इसका मदद करता है। ये किसी भी, जैसे मैंने कहा था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होगा, तो वहीं से इस चीज को हम देख रहे हैं। चलिए, तीसरा हम सेल ऑर्गेनेल देखने वाले हैं, यह है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस से क्वेश्चंस कम आए हैं लेकिन आ सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। इसका डिस्कवर किसने किया था, ये क्वेश्चन एक दो बार आया है कि कैमलियो गोल्गी, सी गोल्गी नाम से उसको आप समझिए, गोल्गी आसान में याद रखना, कैमलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था। इसका मेन काम क्या है, इसका काम है पैकेजिंग करना। हाँ, बस पैकेजिंग करना कि अंदर जो बना उसको पैक करके बाहर भेजिए, और बाहर कोई सामान आ रहा है उसको पैक करके ही ये बाहर, कोई भी चीज का अगर सिंथेसिस हो रहा है, किसी भी चीज का संश्लेषण यानी निर्माण हो रहा है, उसको इंटरसेलुलर पैकेजिंग एकदम याद रखने की जरूरत है। पैकेजिंग इसका मेन काम है, ठीक है। अब इसके बाद चौथे नंबर का जो मैं सेल ऑर्गेनेल बताने वाला हूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन सेटर का ना बहुत फेवरेट सेल ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम। कितने ही बार क्वेश्चन पूछा है मुझे, मतलब आप उठा के देख लो, अगर कोई क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं, इसका नाम है सुसाइडल बैग, आत्महत्या करने वाली थैली। क्यों भाई, इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसका पीएच कम होता है, यानी कि एसिडिटी ज्यादा होती है, यानी कि एसिडिक होता है। तो
तो एसिडिक होता है तो ये जला देगा। इसका क्या काम है, ये क्या करता है, अगर कोई सेल हमारे अंदर डेड हो गया है, उसका काम सही से नहीं हो रहा है, तो उसका कोई काम नहीं है, तो उसको वो डाइजेस्ट कर देता है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, वो उसको गला सकता है, सेल को भी गला सकता है। अगर कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है तो उसको भी न्यूक्लियस एंजाइम होगा। इस तरह के एंजाइम, मेनली इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि एसिडिक होता है। और ये इतना फेवरेट है, अगर कहीं क्वेश्चन आता है ना तो उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है कि इस ईयर में वो कॉलम भरा हुआ रहता है इसी के क्वेश्चन के आगे, क्योंकि इतनी बार रिपीट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग। क्यों, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो इसका काम पाचन ये जितने भी अनयूज्ड सब्सटेंस है समझिए उसको डाइजेस्ट कर देना है, बस उसको पचा देना है, उसको खत्म कर देना है। लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट क्वेश्चन आए इस पे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक और, जितना लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है उससे कम इंपॉर्टेंट इसको मत समझिए। इसका नाम है, 4 हो गए थे, 5वां माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया पे कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, इस पे सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस किसको कहते हैं, पावर बैंक की तरह। पावर बैंक का क्या काम है, पावर बैंक का काम है जब एनर्जी ना हो आपके मोबाइल में या किसी भी चीज में तो वो बचा करके रखता है, वो आपको एनर्जी देगा कि लो भाई तू अपना काम कर ले, तो अपने फोन को चार्ज कर ले। उसी तरह के माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, पावर हाउस है, ये पावर प्रोवाइड करता है किसको, पूरे बॉडी को। हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, वो किस चीज का निर्माण करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एटीपी, एटीपी, दिस इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी, जैसे दुनिया में कोई भी काम करने के लिए पैसों की जरूरत है, वो आपकी करेंसी है, उसके बिना कुछ नहीं होता। ठीक है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, उसी तरीके से सेल के लिए वो नहीं है, उसको रुपया आप नहीं दे सकते कि लो सिक्का ले ले, पेटीएम कर दूं तुझे, ऐसा नहीं चलता। वहां पे चलता है एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, और ये एटीपी बना करके देता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये समझो कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आपके पास, ठीक है। इसको गूगल पे आप वो ऐसे ही दे देगा, वो आपसे कैशबैक नहीं मांगता, वो पूरी तरीके से एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं। ये आगे हम बाद में दूसरे यूनिट में डील करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी देता है एनर्जी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर क्वेश्चन पूछने लगा है 2-3 सालों में, किस प्रोसेस के थ्रू ये बताता है एटीपी, दैट इज कॉल्ड क्रेब साइकिल। ये इधर पूछने लगा, ये इधर फेवरेट हो गया इसका, ये थोड़ा ओल्ड हो गया है लेकिन ये इधर फेवरेट हो गया है, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल ही वो प्रोसेस है, यानी वो तरीका है जिसके थ्रू वो एटीपी निर्माण करता है, सेल को देता है, पावर देता है, ताकि आप काम कर सकते हैं। मैं इतनी देर बोल रहा हूं, एटीपी ही खर्च कर रहा हूं मैं शरीर की, तो वो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया ही दे रहा है, बिना मांगे वो दिए जा रहा है। सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो हमने, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, दो बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल हमेशा याद रखने की जरूरत है। एक और चीज मैं आपको इसमें, एक और पॉइंट जो मैंने कहा ना ये नया नया हुआ है, एक नया चीज पॉइंट आने लगा है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि न्यूक्लियस सेल में हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। और डीएनए हमारा होता है न्यूक्लियस में। जब मैं न्यूक्लियस में आऊंगा तो 2-3 पॉइंट और इसमें ऐड करूंगा। यहां पे आप समझो कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो हमारे हेरिडिटी को डिफाइन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। यह पूछा है क्वेश्चन, हाल के दिनों में पूछा है। यह सिंगल सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीएनए, उसके बाद एटीपी करेंसी, क्रेब साइकिल, पॉइंट में गिना रहा हूं, और पावर हाउस ऑफ द सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे हमने खत्म किया। अब इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक और फिफ्थ हो गया था, सिक्स्थ शुरू करते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। देखो, क्लोरोप्लास्ट जो है,
क्लोरोफिल का तो हम सभी ने नाम सुना है, क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये समझ में आ गया, क्लोरोफिल मेरे अंदर तो है नहीं, क्लोरोफिल होता है प्लांट के अंदर। तो ये स्पेसिफिक होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है। याद रखने की जरूरत है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। किस चीज में यूज करता है? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस को हम अलग यूनिट में डील करेंगे। फोटोसिंथेसिस जिसके थ्रू एक पौधा अपने भोजन को बनाता है और भोजन को बना करके हमें देता है ताकि हम खा करके एनर्जी बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन करता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है और यह हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम क्लोरोप्लास्ट देख रहे थे, क्लोरोफिल इसमें मौजूद है, तो क्लोरोफिल की वजह से ही सारे पौधे हरे दिखाई देते हैं। ग्रीन कलर ऑफ अ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल किसमें है? क्लोरोप्लास्ट में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब जब 6 हो गए थे, 7वां वैक्यूल्स। अब जब सारी प्रक्रिया हो रही हैं तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनेगा, कुछ पानी हो गया, कुछ सैप हो गया, कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल किसी भी सेल में बनेगा। जब इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं तो उसको स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स कुछ नहीं होता, एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके लेयर को कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा, जैसे वाटर हो गया, पानी हो गया, कुछ एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हो गए, वो आकर के इसमें स्टोर हो जाते हैं। टोनोप्लास्ट इसके लेयर को कहते हैं और इसमें एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस या फिर एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर बने वो आकर के स्टोर होता है वैक्यूल्स में। एक और बात, प्लांट में 90%, मैं बार बार ये बात एकदम याद रखो, प्लांट का अगर ये सेल है तो हो सकता है इसका 90% स्पेस जो है वो वैक्यूल क्रिएट मतलब अपने वैक्यूल ही ऑक्युपाई कर ले। 90% तक जगह प्लांट में, सिर्फ प्लांट में, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, प्लांट में, एनिमल में नहीं, एनिमल में बहुत मिनिमम होता है, बहुत छोटा सा, उसमें ज्यादा होती नहीं है। प्लांट में ये 90% तक जगह छेक सकता है, यानी कि 90% तक जगह ऑक्युपाई कर सकता है। ठीक है, वैक्यूल्स ज्यादा बड़ा ये टॉपिक ही नहीं है, इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट घर के मुखिया की बात अब करने वाले हैं। ठीक है, घर के मुखिया कौन से हैं भाई? जो घर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, दादा ऑफ द सेल, जो पूरे सेल को क्या काम करना है, किस समय काम करना है, कैसे काम करना है, वो बताता है। ओ, कुछ ज्यादा लंबा बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक न्यूक्लियस बनाए। न्यूक्लियस में 2-3, ये न्यूक्लियस से काफी क्वेश्चंस आए इसलिए इंपॉर्टेंट है। डबल स्टैंडर्ड, डबल मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, सेल नहीं है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस हुआ। इसके अंदर जैसे सेल था, सेल के अंदर के लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहते थे। जैसे सेल है, सेल के अंदर के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते थे, तो न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस कंट्रोल करता था, तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक कंट्रोलर होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले मैंने फर्स्टली कहा था, इसका डिस्कवर किसने किया था? याद करिए फिर से, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेनस होता है, इसके अंदर के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या क्या है? सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स जो कि डीएनए, हमारे जेनेटिक मटेरियल को रखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से देखिए, यहां पर
एकदम ध्यान से, क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा है कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर। ये क्रोमोसोम को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, डीएनए को भी पढ़ेंगे, लेकिन अब आ गया है तो यहां पे ध्यान रखिए, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ेंगे याद रहेगा ये क्वेश्चन। 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर यानी या फिर 46 क्रोमोसोम होते हैं, एकदम ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए, न्यूक्लियस यहां पे मैंने बात की, और है इसका फंक्शन और है भाई, दादा है घर का तो थोड़ा फंक्शन ज्यादा होगा ही। डबल मेम्ब्रेन हो गया, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। इसके अंदर क्रोमोसोम होता है, ह्यूमन में 23 पेयर, 46 नंबर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। बिल्कुल, प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइबोसोम का भी निर्माण यही करता है, राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, ठीक है, सबका स्टोरेज यही करता है। राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, सभी चीजों को न्यूक्लियस ही करता है, ठीक है। और ये अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं फिर से एक बार रिपीट आपको कर देता हूं। रॉबर्ट ब्राउन, पॉइंट मैं पूरी लाइन नहीं बोल रहा हूं। रॉबर्ट ब्राउन, डबल मेम्ब्रेन, डीएनए, क्रोमोसोम, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को रखने की जगह, ठीक है। चलिए, और सेल के सारे एक्टिविटीज को ये गवर्न करता है। अब जब सारे मेन सेल ऑर्गेनेल्स को हमने डील कर लिया, अब एक दो पॉइंट और, सेल के डिवीजन में कौन सा यूज होता है। एक आया सेंट्रियोल की बात की गई, सेंट्रियोल, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, तो सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन। अब इसमें बोलने की जरूरत नहीं है कि ये किस सेल के डिवीजन में, एनिमल सेल के डिवीजन में, जब उसी में प्रेजेंट हो तो उसी के डिवीजन में काम करेगा। ये उसका मेन फंक्शन है सेंट्रियोल का। ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इसलिए मैंने इसको आराम लास्ट में बताया है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनिमल में पाया जाता है और काम इसका क्या है? सेल डिवीजन। और लास्ट जो एक छोटा सा पॉइंट है, एक और सेल ऑर्गेनल की हम बात करेंगे, सीलिया एंड फ्लैजेला। मान लो ये सेल है, तुम छोटे छोटे जो होते हैं इसको सीलिया कहते हैं, और अगर सेल में एक लंबा जो होता है उसको फ्लैजेला कहते हैं, ठीक है। ये कुछ और मत समझो, ये सेल ही है, ठीक है। चलो, ये सीलिया है और ये फ्लैजेला है। सीलिया का क्या काम है? या तो पूरा सेल मूवमेंट, या फिर सेल के बगल वाला जो मूवमेंट है, जैसे मछलियां फिन्स की तरह करती हैं उसको, और इसका काम है पूरी की पूरे सेल को मूव कराना, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला में इसका यही है। ये ज्यादा बार पूछा नहीं गया, लेकिन एक पॉइंट है, मैं छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इसी के साथ सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमने डील कर लिए। एक पॉइंट, एक क्वेश्चन मैं इंटरेस्टिंग यहां पे एक आपको छोड़ के जा रहा हूं, यहां पे मैं वीडियो लेक्चर को खत्म करूंगा, कि जैसे डीएनए कहां स्टोर रहता है? न्यूक्लियस में। एक और मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं आपको, ट्रिपल स्टार कर लो इसको आप। और एक और क्लोरोप्लास्ट में। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया कि न्यूक्लियस के अलावा ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जिसमें डीएनए मौजूद होता है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। रिमेंबर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। डिफरेंस क्या होता है कि न्यूक्लियस में तो हमारा जो नॉर्मल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है सो है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सिंगल, सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड। ये बात याद रखने की जरूरत है, ठीक है। और साथ ही साथ इस दोनों में एक और मैंने बोला था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इन दोनों में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब एक लास्ट, मैं बस एक सम अप करने से पहले एक चीज बता दूं, इस पूरे कैरेक्टर को जब हम देख लेते हैं तब हम समझते हैं कि पूरे सेल्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोकैरियोट्स, कैरियोट्स, और एक है यूकैरियोट्स। प्रो, यहां पे प्रो समझने का मतलब ये नहीं है कि बहुत एडवांस है,
कि 11 प्रो आईफोन 12 है या 12 प्रो है तो प्रो एडवांस हो गया, वो यहां पे नहीं है। प्रो का मतलब यहां पे प्रिमिटिव। इसमें क्या दिक्कत होती है कि जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियस डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, और लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है, या फिर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल्स दोनों एब्सेंट होते हैं, वही इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम दोनों में होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और इसका ह्यूमन। हम सब मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी, ह्यूमन हो, आम हो, कुत्ता हो, फंजाई हो, कुछ भी हो, सब यूकैरियोट्स है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो मेन पॉइंट्स थे जो सेल में, जो क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स थे, ज्यादा ना डीप जा करके, ना ज्यादा शैलो हो करके, ना ज्यादा, हम लोग को पीएचडी नहीं करना है, हमको बस क्वेश्चन बनाने से मतलब है। हमें बस क्वेश्चंस जो आए हैं, जो आ रहे हैं और जो आएंगे, उसके ओरिएंटेड जो मेन पॉइंट्स थे, हमने इसके अंदर पूरी की पूरी तरीके से इसको डील करने का बहुत प्रयास किया है। ये हमारा पहला वीडियो है साइंस सीरीज का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो किसी पॉइंट में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नोट्स की जरूरत हो तो अध्ययन इंफोटेनमेंट में आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी, नोट्स भी अवेलेबल होगा। और मैं फिर लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूं कि हर एक वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, तो आप कभी भी कोई स्किप मत करना कि ये छोड़ देते हैं, ये पढ़ लेंगे, तो नहीं होगा, क्योंकि पूरा जो साइंस है वो कंप्लीटली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसका दूसरे चैप्टर में क्या यूज होगा वो मैं उस तरह से समझाऊंगा, क्योंकि कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस तो है नहीं कि भैया इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम हर चीजों को रिलेट करके पढ़ाएंगे। वैसे आज पहला लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरा पहला लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, तो शेयर करो दबा करके। चलो, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।